अपनी सबसे प्यारी लड़की की जान बचाने के लिए मैंने उस वक्त उसे धोखा डीन का नाटक किया जब वो मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। सभी ने मुझे एक एहसान फरमोश और धोखेबाज इंसान कहा, पर मैं बिल्कुल खामोश रहा। यूज छोड़कर मैंने एक ड्रग ट्रायल करने वाले का रास्ता चुना। 3 साल बाद जब मेरा ट्रायल का सफर खत्म हुआ, तो जो सबसे पहला काम मैंने किया वो उससे माफी मांगना नहीं था, बल्कि मैं एक फ्यूनरल सर्विस सेंटर गया, क्योंकि 3 साल तक लगातार दवाओं के उस ट्रायल की वजह से मेरे सारे अंदरूनी अंग बेहद खराब हो चुके थे और अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा था। मैं नहीं चाहता था कि जैब यूज मियरस पुराने धोखे और नाटक के पीछे का सच पता चले तो वो जिंदगी भर पैचटेव और खुद को कोसने के दुख में जिए। इसलिए मैं इस राज को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। फ्यूनरल सेंटर के मैनेजर ने जब बताया कि मेरे टाई किए फ्यूनरल पैकेज की फीस 86,000 है, तो मैंने थामे ह्यू बैंक कार्ड को देखा। मेरे पास तो सिर्फ 50,000 थे। मैंने सोचा नहीं था कि अब अपने मुताबिक मरने का तरीका चुनना भी मेरे लिए एक लक्जरी बन चुका है। मैंने अपना कार्ड आगे बढ़ाया और बाकी के पैसे 1 महीने में डीन का वादा किया। मैनेजर ने मेरी हालत देखकर थोड़ा तारास खाया पर कहा कि बिजनेस के उसूलों के मुताबिक मुझे 1 महीने के अंदर हर हाल में बाकी की रकम जमा करनी होगी, वरना मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं वाहन से निकला तो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इतनी जल्दी 36,000 रुपीस कहां से लाऊंगा। 1 महीने में 36,000 कामना बेहद मुश्किल काम था, पर एक तरीका था जो शायद आजमाया जा सकता था। मैं शहर के सबसे बिग ज्वेलरी बैंक्वेट के दरवाजे पर पहुंचा, जहां एंट्री पास ना होने की वजह से गार्ड्स ने मुझे धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और वही कोने में खड़ा रहा। प्योर 3 घंटे के जलील बर्ताव और इंतजार के बाद बाई निंगबिंग सॉन्ग जिंगनियन का हाथ थामे बेहद खूबसूरत अंदाज में बाहर आई। लोग उन्हें बधाई दे रहे थे कि उन्होंने एक महंगा विला खरीदा है और ये उनका कभी तलाक ना लेने का वादा है। मैंने आगे बढ़कर उसे पुकारा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में गहरी नफरत उतर आई, जैसे उसने कोई कचरा देख लिया हो। मैं उसके पास गया और अपने हाथ से एक सीपियन का कंगन उतर कर कहा कि इसके बदले मुझे 36,000 रुपीस चाहिए। ये कंगन तब का था जब हमने समुंदर किनारे साथ में सीपिन चुनकर आईसी बनाया था, और उसने कहा था कि मैं इसके बदले दुनिया की सबसे कीमती चीज मांग सकता हूं। बाई निंगबिंग ने झटके से वो ब्रेसलेट मुझसे छीन लिया और गुस्से में कहा कि 3 साल बाद तुम मुझसे मिलने आए हो तो सिर्फ पैसों के लिए। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और कहा कि मैं तो बस मरने से पहले एक बार तुम्हारा चेहरा याद रखना चाहता। पर जैसे ही मैंने कंगन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। कंगन के टूटे हुए टुकड़े हर तरफ बिखर गए, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। वहां खड़े लोग मुझे धोखेबाज कहने लगे कि जब बाई निंगबिंग का हार्ट फेल हुआ था और उन्हें दिल के ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, टैब मेन उन्हें छोड़कर एक अमीर लड़की के पैसे पर ऐश करने विदेश चला गया था। लोग कह रहे थे कि मैं कितना निर्लज्ज हूं जो अब भी इस तरह भीख मांगने चला आया। जो वो कह रहे थे वो सच था, पर कोई नहीं जानता था कि इस सच के पीछे क्या छुपा था। जब बाई निंगबिंग को अर्जेंट दिल की जरूरत थी, मैंने एक मैचिंग दिल ढूंढा था जो एक कोमा में गए लड़के का था, जिसके पिता एक जुनूनी दवा साइंटिस्ट था। उन्होंने अपने बेटे का दिल डीन के लिए एक हाई शार्ट राखी कि मैं उनकी नई एक्सपेरिमेंटल दवा का ट्रायल बनूं। मैं जानता था बाई निंगबिंग मुझे कभी जाने नहीं देगी, इसलिए मैंने एक नाटक रचा और उसे छोड़ने की एक्टिंग की। 3 साल के उस ट्रायल ने मेरे जिस्म को अंदर से तोड़ दिया था। बाई निंगबिंग का पैर जमीन पर पड़े कंगन पर और जोर से दबा। दुख और दर्द से मेरा पूरा हाथ कांप रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसे जाटा रही हो कि तुम अब भी मुझे याद करती हो। उसने मुझे लात मारी और मैं जमीन पर गिर गया। मेरे सीने में तेज दर्द हुआ, पर मैंने अपनी आप बाहर नहीं आने दी। मैं जमीन पर बैठकर उन टूटे हुए सीपियन को चुनने लगा। तभी लोगों ने मुझ पर 10,000 के नोट्स फेंके और मजाक उड़ाया। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा, पर उन्होंने मुझे घेर रखा था।
बाई निंगबिंग और सॉन्ग जिंगनियन कार में बैठने हाय वेल्दा। तभी उसने आकर सबको दूर हत्या और अपना गम कोट मियर ऊपर डाल दिया। उसने मुझसे मेरी अमीर गर्लफ्रेंड ल्यू रुयन के बारे में पूछा। मैंने झूठ कहा कि उसका मन भर गया तो उसने मुझे निकल दिया। वैसे मैं भी उसके पैसे के लिए गया था। बाई निंगबिंग ने गुस्से में मुझे जमीन पर धकेल दिया और कहा कि तुम इतने गिरे हुए और पैसे के भूखे हो। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से 1 लाख रुपीस लिए और मेरे मुंह पर फेंक मारे, जिसके कोने से मेरे गाल पर खरोंच आ गई और खून निकल आया। उसने कहा कि आज से तुम मेरे नौकर हो। इस महीने मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगी। मैंने जमीन से वो पैसे उठाए और खुद पर हेस्ट हुए कहा, मेरी किस्मत अच्छी है। एक ही दिन में मैंने अपनी कब्र के पैसे कमा लिए। मैं इन पैसों को लेकर वापिस फ्यूनरल सेंटर गया, बाकी की फीस जमा की और बाई निंगबिंग के दिए ह्यू एड्रेस पर पहुंच गया। बटलर ने मुझे नौकर के कपड़े दिए और कहा कि आज रात तुम उनके कमरे के बाहर पहरा डोज। मेन बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, पर अंदर से आने वाली उन दोनों का आवाजें मेरे दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। दरवाजा खुला और बाई निंगबिंग ने मुझसे पूछा कि दरवाजे के बाहर दूसरों की बातें सुनना कैसा लगता है। मैंने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लाकर कहा कि पैसों से कौन दुश्मनी करता है। उसने मुझे झटके से दूर ढकेला और कहा कि तुम जैसे मर्द से मुझे घिन आती है, और मुझे पीछे आंगन में ले जाकर साइबर के सामने डालने का हुक्म दिया। साइबर एक बेहद खुनहर टिबेटन मैस्टिफ कुत्ता था। बचपन में मुझे ऑर्फनेज में एक कुत्ते ने काटा, तब से मुझे उनसे बेहद डर लगता। मैंने पिंजरे की सलाखों को पकड़ लिया और गिजड़े पार उसने और 1 लाख डीन की बात कहकर मुझे अंदर बंद करवा दिया। उस कुत्ते ने मेरी टांग पर काट लिया और मैं चीख उठा। बाई निंगबिंग मुझे घुटनों पार रोटा देखकर अंदर से अजीब दुख में थी। वो पागलों की तरह मुझे उठाए ह्यू हॉस्पिटल की तरफ भागी। जब मेरी आंख खुली, मैंने खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। सॉन्ग जिंगनियन मियर बेड के पास खड़ा था और उसने मुझसे पूछा कि तुम वापिस क्यों आए। उसने बताया कि जब मैं उसे छोड़ कर गया था तब वो मरने की हालत में थी, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने बताया कि एक मैचिंग दिल मिल गया है। सर्जरी के बाद वो उसे ढूंढने चली थी। पार एयरपोर्ट पर मेरे विदेश जाने की बात सुनकर बहुत रोई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि इन 3 सालों में मेरा दर्द कम नहीं था। मैं उस अंधेरी लैबोरेटरी में बंद था जहां रोज सिर्फ दवाओं का ट्रायल होता था। सॉन्ग जिंगनियन ने कहा कि हम शादी करने वाले हैं, पर तुम जैसे धोखेबाज मर्द पैसे के लिए फिर उसके पीछे पैट गए हो। उसने मुझे बिस्तर से खींचकर नीचे गिरा दिया और खुद अपना सर दीवार पर दे मारा ताकि मुझे फंसा सके। बाई निंगबिंग अंदर आई और सॉन्ग जिंगनियन के सर से खून निकलता देखकर उसने मुझे लात मारी और कहा कि अगर ऐसी कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पता नहीं कितना वक्त बिता, बटलर मुझे पकड़कर हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में ले गया जहां सॉन्ग जिंगनियन बाई निंगबिंग की बाहों में लेटा था। बाई निंगबिंग ने मुझे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा। लोगों ने मेरा सर पकड़कर पक्का जमीन पर पटकना शुरू किया जब तक कि मेरे माथे से खून नहीं निकल आया। सॉन्ग जिंगनियन ने एक्टिंग करते हुए मुझे छोड़ने को कहा, पर बाई निंगबिंग ने कहा कि मैं इस एहसान फरामोश मर्द से बदला लेना चाहती हूँ और शादी से पहले ये हमारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पास से गुजर रहे डॉक्टर लिन ने जब मुझे देखा तो वो हैरान रह गए। वो वही थे जो 3 साल पहले का सच जानते थे कि मैंने अपनी जान देकर बाई निंगबिंग को बचाया था। अगर बाई निंगबिंग ने डॉक्टर से कुछ पूछा तो सच सामने आ जाता, इसलिए मैंने बात पलटते हुए पहले ही कह दिया कि डॉक्टर लिन ने पहले मेरा और ल्यू रुयन का ट्रीटमेंट किया। बाई निंगबिंग गुस्से में कमरा साफ करने का कहकर चली गई। मैंने डॉक्टर लिन से गुजारिश की कि वो सच मत बताना। इसके बाद के कुछ दिन बाई निंगबिंग मुझे एक नौकर की तरह परेशान करती रही। अपने पैर धुलवाए, खाना कुत्तों को डाल दिया और करोड़ों के कपड़े गहने मुझसे उठवाए। मैं दिन रात दौड़ता रहा जब तक कि मैं सड़क पार बेहोश होकर गिर नहीं गया। डॉक्टर लिन ने हॉस्पिटल में बताया कि तुम्हारे पास अब मुश्किल से 1 हफ्ता बचा है। चलो, आखिरकार मुझे इस अधमरे जिस्म के साथ तड़पना तो नहीं पड़ेगा।
तभी बाई निंगबिंग का फोन आया और उसने मुझे वेडिंग ड्रेस शॉप पर बुलाया। मैंने बीमार चेहरा छुपाने के लिए थोड़ा मेकअप किया। जब मैं वाहन पहुंचा, बाई निंगबिंग और सॉन्ग जिंगनियन शादी के कपड़े पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आ रहे थे। वो शादी का जोड़ा हल्के वायलेट रंग का था, जिसे मैंने कभी उसके लिए डिजाइन किया था, पर आज वो किसी और से शादी करने जा रही थी। उसने मुझे देखकर कहा कि तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर झूठ बोला था और मुझे जिंगनियन के जूते उठाने को कहा। सॉन्ग जिंगनियन ने पूरे जोर से मेरे हाथ के पीछे के हिस्से पर अपना पैर रखकर दबा दिया। बाई निंगबिंग ने एक नजर मेरे नीले पैड चुके हाथ पर देखी पर बोला कि ये तो बस एक नौकर है, और वो खुद नीचे बैठकर उसे जूते पहनाने लगी। 2 कदम चलते ही बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रेस्टरूम में ले गई और पूछा कि तुम्हें अब बहुत पछतावा हो रहा होगा ना। मैंने पूरी मजबूती से कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकला और उसके सामने रख दिया कि आज से मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं और हमारा रिश्ता यहां खत्म होता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलना चाहा, उसने मुझे दीवार से सता दिया और बेहद जोर से किस कर लिया। तभी दरवाजा खुला और सॉन्ग जिंगनियन वाहन खड़ा था। बाई निंगबिंग ने मुझे छोड़ दिया और सॉन्ग जिंगनियन के पीछे भागी, जो सड़क पर चला गया था जहां एक तेज कार उसकी तरफ बढ़ रही। बाई निंगबिंग ने उसे खींच लिया, पर सॉन्ग जिंगनियन ने गुस्से में कहा कि मुझे मर जाने देती ताकि तुम गू कियाओयू के साथ रह सको। बाई निंगबिंग ने कहा कि जब से गू कियाओयू मेरे सामने आया है, मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। मैं उससे नफरत करती हूं, पर उससे कहीं ज्यादा प्यार करती हूं। सॉन्ग जिंगनियन ने कहा कि मैं तुम्हें पूरे 5 साल से चाहता हूं, पर बाई निंगबिंग ने बोला कि मैं गू कियाओयू से 18 साल से प्यार करती हूं, जब उसने मुझे ऑर्फनेज में एक टॉफी दी थी। चाहे उसने मुझे छोड़ दिया, पर मेन यूज कभी भुला नहीं पाई। वो वापिस दुकान आई और मुझसे अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि मैंने पहले ही झूठ बोल दिया कि मेरा लियो रुयन के साथ पैचअप हो गया है और मैं वापिस अमेरिका जा रहा हूं। तुम तो बस एक बैकअप ऑप्शन थी। बाई निंगबिंग ने गुस्से में एक जोरदार थपक मिया मुंह पर मारा और अपनी चेन वापिस मांगी, जिसे उसने पैरों टेल कुचल दिया। उसने गुस्से में मुझे एक टॉफी शॉप पार ले जाकर सारी टॉफी खरीदकर मेरे सामने उलट दी और कहा कि 7 साल की उम्र में तुमने मुझे एक टॉफी दी थी, अब मैं तुम्हें उससे 1000 लाख गुना ज्यादा टॉफी वापिस कर रही हूं। मेरा दिल मुझे वापिस कर दो। मैंने कहा कि आज से हमारा हिसाब बराबर हुआ। उसके जाने के बाद मैं जमीन पर बैठकर फटफट कर रोने लगा और दुकान वाली से कहा कि ये सारी टॉफी ऑर्फनेज के बच्चों को भेज दे। मैंने अपने फ्यूनरल के लिए प्रोवेंस की जगह चुनी थी कि मेरी राख को लैवेंडर के खेतों में बहा दिया जाए। फ्लाइट में बैठने ही वाला था कि टीवी स्क्रीन पर बाई निंगबिंग की कार के एक्सीडेंट की खबर आने लगी। मेन हॉस्पिटल की तरफ भागा, जहां डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट की जान तो भाग गई है, पर कॉर्निया पूरी तरह खराब हो चुका है और वो देख नहीं पाएंगी। मैंने डॉक्टर लिन से कहा कि मैं अपना कॉर्निया डीन को तैयार हूं, क्योंकि मैं वैसे भी 2-3 दिन में मरने वाला हूं। कानून के मुताबिक जिंदा इंसान का कॉर्निया नहीं निकल सकते थे, तो मैंने सर्जिकल नाइफ अपनी गर्दन पर रख दी और आखिरकार एक अग्रीमेंट साइन करने के बाद हॉस्पिटल तैयार हो गया। मैंने सॉन्ग जिंगनियन से कहा कि बाई निंगबिंग को मत बताना। ऑपरेशन थिएटर में मैंने अपना हाथ बढ़कर उसके हाथ को पकड़ा और धीरे से उसके कण में कहा, निंगबिंग, आई लव यू। एनेस्थीसिया का असर होने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरा हाथ छूट गया। ऑपरेशन के दौरान मेरा हार्ट फेल हो गया और मेरी मौत हो गई। फ्यूनरल सेंटर के लोग मेरी बॉडी लेकर चले गए। सॉन्ग जिंगनियन ने उन्हें रोकना चाहता था, पर यूज पता चला कि मैंने 10 दिन पहले ही ये सब बुक किया था, यानी मैं पहले से जानता। उसने गुस्से में कहा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आप। क्या एक जिंदा और तंदुरुस्त इंसान पर ड्रग ट्रायल्स करना ही आपका फर्ज होता है? लू जियानिंग उसके इस बर्ताव से डर गया और यूं ही गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने खड़े होकर कहा, बाई जोंग, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही है। लगता है आज कॉन्ट्रैक्ट पर बात नहीं हो पाएगी। मैं चलता हूं। पर जैसे ही वो दरवाजा की तरफ बढ़ा, दरवाजा बाहर से लॉक था।
साथ ही उसके जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बाई निंगबिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। लू जियानिंग ने गिजड़े ह्यू कहा, बाई जोंग, कोई गलत फहमी हुई है। बाई निंगबिंग ने कहा, गलत फहमी? लू जियानिंग, जब तुमने अपने बेटे का दिल डीन के बदले कियाओयू को अपनी लैब में 3 साल तक तड़पाया, तब क्या वो गलत फहमी थी? लू जियानिंग को सब याद आने लगा कि कैसे पैसे और क्लिनिकल डेटा की कमी की वजह से उसकी रिसर्च रुकी हुई थी। और तभी एक लड़का उसके सामने घुटनों पर बैठकर रो रहा कि उसके कोमा में गए बेटे का दिल उसकी गर्लफ्रेंड को दे दे और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। लू जियानिंग ने तभी उसके सामने ट्रायल बनने की शार्ट रखी थी और कुछ वक्त पहले जब उसके सारे अंग फेल हो गए तो उसने उसे निकल दिया था। लू जियानिंग ने कहा, बाई जोंग, वो अपनी मर्जी से ट्रायल बना था, मैंने जबरदस्ती नहीं की थी। बाई निंगबिंग चीख कर बोली, वो तैयार था पर मैं नहीं थी। मैं मर जाना पसंद करती पर उसकी जान की कीमत पर नहीं। लू जियानिंग ने कहा, बाई जोंग, रहम कीजिए। बाई निंगबिंग बोली, मैंने तुमसे रहम मांगी, पर क्या तुमने मेरे कियाओयू पर रहम किया? लू जियानिंग ने कहा, मुझे नहीं पता था वो आपके लिए इतना कीमती है, वरना मेरी क्या औकात की मेन यूज हाथ भी लगाता। आपका बिजनेस इतना बड़ा है, आप मेरी इस सस्ती जान के लिए अपनी बाकी की जिंदगी क्यों खराब कर रही है? बाई निंगबिंग ने कहा, आज तू जो भी कह ले, तेरी मौत टाई है। तभी दरवाजा खुला और सोंग जिंगनियन ने अंदर आकर बाई निंगबिंग को रोक लिया। निंगबिंग, गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाओ। लू जियानिंग ने जो किया उसकी सजा कानून उसे देगा, तुम खुद को मत फंसाओ। बाई निंगबिंग ने रोट ह्यू कहा, जिंगनियन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? कियाओयू ने मुझे बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में डाल दिया और मुझसे सच छुपाया ताकि मेन यूज नफरत करूं। वो मरने वाला था, फिर भी उसने अपना कॉर्निया मुझे दे दिया और खुद चुपचाप चला गया। वो मुझसे इतना प्यार करता था और मैं बेवकूफ यहां दूसरों के साथ शादी की तैयारियां कर रही थी। वो मेरे लिए इतना पागल था, तो अगर मैं उसके लिए एक बार पागल हो जाऊं तो क्या गलत है? जिंगनियन ने समझाया, निंगबिंग, गु कियाओयू ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि तुम जिंदा रह सको, उसकी इस कुर्बानी को जाया मत करो। बाई निंगबिंग बोली, वो जिंदा है तो ही मेरा जीना बनता है। जिंगनियन ने कहा, निंगबिंग, क्या तुम मरने के बाद जहन्नम में जाकर गु कियाओयू से हमेशा के लिए अलग होना चाहती हो? बाई निंगबिंग ने पूछा, क्या सच में अगला जन्म होता है? इस जन्म में तो सिर्फ दुख और पछतावा ही मिला, क्या मैं अगले जन्म में उसके साथ रह पाऊंगी? जिंगनियन ने कहा, हाँ, जरूर होता है, और गु कियाओयू जैसा अच्छा इंसान तो जन्नत में गया होगा। बाई निंगबिंग ने जमीन पार बेहोश पड़े लू जियानिंग को देखा और गार्ड्स को बुलाकर कहा, आईएससी हॉस्पिटल ले जाओ और सिर्फ इसकी जान बचा कर रखो। इसके बाद बाई निंगबिंग ने आस लैबोरेटरी को पूरी तरह तबाह कर दिया और वहां की सीसीटीवी फुटेज देखी जहां मैंने 3 साल गुजारे थे। पहले दिन जब मैं वहां गया था तो मैं बिल्कुल वही मासूम और हेस्ट हुए चेहरे वाला लड़का था जिसे वो जानती थी, पर वहां के स्टाफ ने मुझे इंसान नहीं बल्कि एक सैंपल समझा। वो रोज मेरा खून निकलते, मुझे दवाओं के डोज देते और चेकअप करते। रोज नए डेटा के लिए मुझे दवाएं दी जाती, पर किसी ने मेरे दर्द पर ध्यान नहीं दिया। दवाओं के असर से मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और मेरी ताकत खत्म हो रही थी। आखिरी दिनों में जब मेरे अंग फेल हो रहे थे, मैं दुख से जमीन पर तड़प रहा था। पारस हालत में भी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, निंगबिंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निंगबिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बाई निंगबिंग ने स्क्रीन पर मियरस छोटे से चेहरे को छुआ और रोने लगी कि काश वो मेरा दर्द बांध सकती। वो खुद को कोस रही थी कि जब मैं उसके सामने आया था तो उसने मेरी हालत पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो सिर्फ अपना गुस्सा निकलती रही, मुझे जलील करती रही ताकि मैं पछतावा दिखाऊं। पारयूज अब समझ आया कि मेरा वो रूखा बर्ताव सिर्फ मेरे प्यार को छुपाने का एक नाटक झूठ था। बाई निंगबिंग उस छोटे से रूम में गई जहां सिर्फ एक बेड था और कोई खिड़की नहीं थी, जहां मैंने 3 साल काटे थे।
वो उस बेड पर लेट गई और खुद को समेट कर रोने लगी, जैसे वो अब भी मेरी गर्मी और मेरे उस अधूरे प्यार को महसूस कर सकती हो। वो बोली, कियाओयू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने हमारे पुराने दिन आने लगे, जब हम 18 साल के ह्यू थे और ह्यूम ऑर्फनेज छोड़ना था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं अपना बैग लेकर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और मैंने कहा था, निंगबिंग, मैं बचपन से यहां रहा हूं, यही मेरा घर था। अब मुझे लग रहा है जैसे मुझे फिर से छोड़ दिया गया है। मेरा दिल बहुत उदास है। बाई निंगबिंग ने थोड़ा हिचकिचेत ह्यू मेरा हाथ पकड़ा और कहा था, मैं हूं ना, मैं भी तो तुम्हारा परिवार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसका हाथ छोड़ते हुए मजाक में कहा था। सब कहते हैं लड़कियां लड़का मिलते ही दोस्तों को भूल जाती है। कल ही तो स्कूल के उस लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया था। उसने कहा, मैंने मना कर दिया ना। मैंने मुंह फट ह्यू कहा, आज एक ने किया, कल कोई और करेगा। कभी ना कभी तो तुम हाँ कह दोगी। उस वक्त मैं 18 साल का था और मेरे दिल में उसके लिए बेहद प्यार था, पर मुझे लगता था वो मुझे सिर्फ एक छोटा भाई समझती है, इसलिए मैं डरता था कि कोई उसे मुझसे छीन ना ले। बाई निंगबिंग ने मुस्कुराकर कहा था, मेरे पास एक तारिका है जिसे मैं किसी और के आने पर भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैंने उसके हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, निंगबिंग, तुम सच में बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही हो? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और मैं गुस्से में जाने लगा। उसने कण खींचते हुए कहा, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा, मुझे नहीं सुनना, तुम कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। तभी बाई निंगबिंग ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, कियाओयू, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए पक्का हो जाए और हम एक ही घर के परिवार बन सके। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने हाँ कह दी। जब हम दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात काफी समय बाद शेयर की, तो पता चला हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे। उसने मजाक उद्या कि वो तो कॉलेज का वेट कर रही थी, पर मैं पहले ही रो पढ़ने वाला था। मैंने शामिट ह्यू यूज डू हल्के मुक्के मैदा। हमारा पहला किस कॉलेज के लेक के पास क्रिसमस के दिन हुआ था। बाई निंगबिंग पार्ट टाइम जॉब से रात के 12 बजे लौटी थी और मैं गेट पार उसका वेट कर रहा था। उसने गुस्से और प्यार से अपनी स्कार्फ मेरे गले में डाल दी थी और कहा था, मैंने मना किया था ना वेट करने से, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैंने आंखें झुकते हुए कहा, मुझे भी तो तुम्हारी चिंता होती है। मैं भी काम करना चाहता था ताकि उस पर बहुत बोझ ना पड़े, पर उसने कहा था, कियाओयू, मैं जो भी मेहनत करती हूं वो तुम्हारे लिए करती हूं। अगर तुम बीमार पड़ोगे तो मुझे बुरा लगेगा। तुम बस खुश और तंदुरुस्त रहो। तभी बाई निंगबिंग के फोन की घंटी बाजी और वो पुरानी यादों से बाहर आई। असिस्टेंट ने एक्साइटमेंट में कहा, बाई जोंग, मिल गया। कियाओयू का ऐश कहाँ दफनाया गया है, पता चल गया है। वो EIXN प्रोविंस में है। मेरी मौत की खबर के बाद उसने हर जगह ढूंढा, पार फ्यूनरल सेंटर वालों ने प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से कुछ नहीं बताया था। थोड़ा दबाव बनाने पर पता चला था कि मैंने लैवेंडर फील्ड्स में ऐश बैरियल चुना था। असिस्टेंट को वहां भेजा गया था और अब पता चला था कि मैं जिंदा हूं। असिस्टेंट ने फोन पर चीख कर कहा, बाई जोंग, वो मारे नहीं है। गु कियाओयू जिंदा है और AIX सिटी में है। आधे घंटे के अंदर एक प्राइवेट जेट फ्रांस के लिए निकल गया। AIX सिटी के वुड हाउस के बाहर सु शियान ने आकर मुझे संभाला। कियाओयू जी, आप बाहर आए तो मुझे आवाज क्यों नहीं दी? अगर गिर जाते तो क्या होता? मैंने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बिना किसी फोकस के सामने देखा और कहा, नींद खुली तो सोचा लैवेंडर की खुशबू ले लूं। अब तो मुझे इस जगह की आदत हो गई है, नहीं गिरूंगा। दरअसल सर्जरी के दौरान मेरा दिल बैठ गया था और डॉक्टर ने मुझे मारा हुआ घोषित कर दिया था। पर जब फ्यूनरल सेंटर वेल बॉडी ले जा रहे थे तो मेरी धड़कन धीरे से वापस आ गई। इस तरह जिंदा बचने पर मुझे कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था मेरी मौत आई है। मुझे नहीं पता था खुदा ने मुझे ये कुछ दिन क्यों दिए हैं, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा।
तभी मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया और मैं गिरने लगा। सु शियान ने मुझे कुर्सी पर बिठाया। क्यों जी, आप बहुत कमजोर हैं, बैठे रहिए। मैंने अपनी जेब से अपना कार्ड निकला और उसके हाथ में दे दिया। शियान, इन दिनों मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है मेरे पास अब बस 1-2 दिन है। इस कार्ड में कुछ 1000 रुपीस है। ये तुम्हारी मेहनत की फीस है। सु शियान ने हाथ पीछे करते हुए कार्ड वापिस दे दिया। नहीं क्यों जी, आपका ख्याल रखना मेरा काम है और मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। मैंने ये अपनी मर्जी से किया है। मैंने फिर से कार्ड उसके हाथ में थामा दिया। मैं एक ऑर्फन हूं और मरने वाला हूं। मेरे लिए ये पैसे किसी काम के नहीं है। अगर तुम नहीं लेना चाहती तो मेरे मरने के बाद आईएससी बीजिंग के ऑर्फनेज में डोनेट कर देना। सु शियान ने रोट ह्यू पैसे रख लिए। क्यों जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये पैसे जरूर बच्चों तक पहुंचा दूंगी। वैसे क्यों जी, क्या आपको लगता है मरने के बाद कोई जन्नत में जाता है? मैंने पूछा। ऐसा क्यों पूछा? उसने कहा, मैं एक ड्रामा देख रही थी जहां हीरो मरने से पहले हीरोइन से जन्नत में मिलने का वादा करता है। ऑर्फनेज में ह्यूम सिखाया जाता था कि जो लोग अच्छे होते हैं वो जन्नत जाते हैं। आप जैसे अच्छे इंसान तो जरूर जन्नत जाएंगे जहां कोई दुख और दर्द नहीं होता, सिर्फ खुशियां होती है। पर क्या बाई निंगबिंग के बिना कोई जगह मेरे लिए जन्नत हो सकती है? मुझे नहीं पता। मैं बचपन से ऑर्फनेज में रहा जहां सब कुछ एक जैसा और बेजान था। पर जब 7 साल के उम्र में बाई निंगबिंग वहां आई तो वो सबसे अलग थी। एक रात वो बिस्तर में रो रही थी। मैंने उसका ब्लैंकेट हटकर पूछा कि वो क्यों रो रही है। ऑर्फनेज के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं और रोट नहीं है क्योंकि रोने से कुछ बदलता नहीं। उसने कहा था, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। मैंने कहा, पर उन्होंने तो तुम्हें छोड़ दिया ना। मेरे ख्याल में सिर्फ छोड़े हुए बच्चे ही वहां आते थे। और मेरी इस बात पर वो और जोर से रोने लगी। मैंने थक कर अपनी सबसे प्यारी कैंडी निकाली और उसके मुंह में डाल दी। तब जाकर उसका रोना रुका। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। बाद में पता चला उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मैदा, इसलिए वो हम जैसे छोड़े हुए बच्चों जैसी नहीं थी। पर परिवार ना होने के माने में हम एक थे। वो मुझे बाहर की दुनिया की बातें बताती और मैं उसकी बातों में खो जाता। 11 साल तक हम एक दूसरे का सहारा रहे। 18 साल की उम्र में मैंने यूज प्रपोज किया और हमने एक हाई कॉलेज में एडमिशन लिया। 3rd ईयर में उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से पैसे कमाए और एक छोटा सा घर खरीदा, जहां हमने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह अपनाया। हमने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे और 2 बच्चे होंगे, एक प्यारी सी फैमिली होगी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 15 साल के साथ में मेरी जिंदगी का हर पाल सिर्फ उसी के नाम था। अगर जन्नत में वो नहीं होगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं इस ड्रामा के हीरो जैसा बनना चाहता था जो वादा करके गया, पर मैंने तो उसे अपनी मौत की खबर तक नहीं दी। वो नहीं जानती मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। क्यों जी, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने जल्दी से आंसू पूछे। कुछ नहीं, हवा से आंख में कुछ चला गया। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। पारसू शियान ने मेरा झूठ पकड़कर भी कुछ नहीं कहा। वो जानती थी मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूं। क्यों जी, मैं आपको कुछ न्यूज सुनती हूं। ये हमारा रोज का रूटीन था क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। उसने फोन निकला और पढ़ने लगी। एक पति पत्नी लॉटरी के पैसे बांटने के चक्कर में आपस में लैड पड़े। एक लड़के को इंटरनेट पार गर्लफ्रेंड मिली, पर मिलने पर पता चला वो उसके रूममेट के मां है। एक चोर ने पैसे चुराए पर दूसरे चोर ने उससे चुरा लिए तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। उसने कई न्यूज पढ़ी पर मैंने बस एक झूठी मुस्कुराहट दी। मैरून रंग का सन्नाटा मेरे दिल में था। मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ आ गया कि उसे सब पता चल चुका है। मैं डर के मारे पीछे हटा और भागने लगा। नहीं, तुम यहां नहीं हो सकती। पर 2 कदम चलते ही मैं जमीन पर गिर गया। बाई निंगबिंग ने लपट कर मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज में बेइंतहा दुख था। क्याओ यू, तुम कब तक मुझे खुद से दूर भगाओगे? मैंने रोट ह्यू पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें तो बीजिंग में अपनी शादी में होना चाहिए था।
सॉन्ग जिंगनियन के साथ। उसने चीख कर कहा, कियाओ यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने एक दिन भी तुमसे नफरत नहीं की, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैंने कहा, पर मैं मरने वाला हूं। निंगबिंग, मैं अब नहीं बचूंगा। मैं नहीं चाहता था वो मुझे मरते हुए देखे और जिंदगी भर पछताए। उसने मेरे चेहरे को पकड़कर आंसू पूछे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं दुनिया के सबसे बेड डॉक्टर को बुलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे। उसने मुझे खींचकर कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख कर भरी। इनकी हालत बेहद खराब है, सारे अंग डैमेज हो चुके हैं और किसी अनजान दवा के साइड इफेक्ट्स है। ये अब तक जिंदा है, यही एक चमत्कार है। बाई निंगबिंग ने रिपोर्ट छीन ली। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास बहुत पैसा है, जो चाहिए वो करो, पार आईसी ठीक करो। डॉक्टर ने कहा, माफ कीजिए बाई जियाओ जी, इनका शरीर अब जवाब दे चुका है। ये कुछ हाई दिनों के मेहमान हैं। मैंने बेड से अपना हाथ बढ़ाया। निंगबिंग, यहां आओ। वो मेरे पास आई और कैरेट से मेरा हाथ पकड़ लिया। निंगबिंग, मुझे घर ले चलो, मुझे पता है मेरी हालत क्या है। अब डॉक्टर को परेशान मत करो। उसने रोट ह्यू कहा, नहीं कियाओ यू, तुम ठीक हो जाओगे, हम दूसरे हॉस्पिटल चलेंगे। मैंने कहा, मुझे हॉस्पिटल में नहीं मरना, मुझे अस्वुड हाउस में ले चलो। मेरी जिद के आगे वो हार गई और हम वापिस लैवेंडर फील्ड के पास आ गए। रास्ते भर वो मुझे ऐसे जद कर बैठी थी जैसे मैं अभी गायब हो जाऊंगा। मैंने उसके गाल को छुआ। निंगबिंग, डर मत। उसने रोटी हुई आवाज में कहा, कियाओ यू, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगाई? मैं मर जाती पर तुम इस हालत में ना होते। मैंने पूछा, निंगबिंग, अगर 3 साल पहले मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? उसने सोचा और समझ गई कि वो भी यही करती, क्योंकि हमारा प्यार अपनी जान से बढ़कर था। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम जैसी बेवकूफ नहीं हूं। मैं किसी और से शादी करके तुम्हें भूल जाती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम कितनी बुरी हो। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी ना बचता। उसने रोट ह्यू कहा, हाँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? पर कियाओ यू, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मैंने कहा, निंगबिंग, मेरी एक आखिरी बात मानोगी? मेरे मरने के बाद तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारोगी। मैं तुम्हें 3 साल का वक्त देता हूं, पर उसके बाद तुम सॉन्ग जिंगनियन से शादी करोगी और अपनी फैमिली बनाओगी। ये सुनकर उसकी आंखें फट गई। तुम कितने जालिम हो कियाओ यू, मुझे मरते देखकर किसी और के साथ देखना चाहते हो। मैंने उसका हाथ दबाया। निंगबिंग, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हें हाँ कहना होगा। उसने रोट ह्यू मेरा हाथ चूम लिया, पर अंदर से उसने फैसला कर लिया था कि वो मेरे साथ हाई इस दुनिया से चली जाएगी। कियाओ यू, मैं तुम्हारे हर वादा पूरा करूंगी। तुम्हारे बिना मैं एक पाल भी नहीं रहूंगी। मैंने सोचा मैंने उसे मना लिया, पर मैं उसके दिल का हाल नहीं जानता था। हम जब घर पहुंचे तो उसने मुझे उतरने की कोशिश की, पर मैं गुस्से में आकर खुद उतर गया। वो मुझे बेड पार ले गई और बैठा। मैंने गुस्से में सू शियान को पुकारा, पर बाई निंगबिंग ने बताया कि उसने उसके लिए होटल बुक कर दिया है और अब इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं। वो पानी लेकर आई। मेरा चेहरा साफ करने पर मैंने गुस्से में बर्तन गिरा दिया। उसने बिना गुस्से के सारी सफाई की और फिर से पानी लेकर आई। जब उसके हाथ मेरे हाथ की छोटी लाल निशानों पर पड़े तो उसे याद आया कि कैसे उसने मुझे जलील किया था। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और मेरे हाथ को चूमने लगी। कियाओ यू, मुझे माफ कर दो, मैं जलन और गुस्से में पागल हो गई थी। मेनन 3 सालों में हर पल तुम्हें याद करती थी, पर तुम्हारा वो झूठ मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन गया था। जब तुम वापिस आए और पैसे मांगे तो मुझे लगा तुम बादल गए हो और मैंने तुम पर जुल्म किए। कियाओ यू, हमारे पास वक्त नहीं है, प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो। मैंने उसके आंसू पहचाने और यूं ही उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। निंगबिंग, किस्मत ने हमारे साथ खेल खेला है। मैंने मौत को हराकर तुम्हारी जान बचाई। प्लीज मेरी इस जीत को मत हरो, तुम जियोगी मेरे लिए। वो मान गई, पर सिर्फ मुझे तसल्ली दीन के लिए।
हम 3 साल बाद पहली बार एक दूसरे के गले लगकर सोए। मैं गहरी नींद में था, पर वो हर कुछ देर में मेरी धड़कन चेक करती रही कि कहीं मैं चला ना जाऊं। सुबह जब मेरी आंख खुली, उसने मेरे माथे पार किस किया। ये वही जिंदगी थी जो मैंने हमेशा चाही थी, अपने प्यार के बाहों में सुबह उठना। अगर कल मौत भी आ जाए तो मुझे गम नहीं था। उसने मेरे कण में कहा कि आओ यू, चलो हम शादी कर लेते हैं, तुमने मुझसे एक शादी का वादा किया था। मैंने कहा, पर मेरे पास वक्त नहीं है। उसने बात काट दी, तुम बस हाँ कहो, बाकी मैं देख लूंगी। मैंने हाँ कह दी, क्योंकि मैं भी आखिरी पाल उसके पति के रूप में गुजरना चाहता था। हमने शादी की रजिस्ट्री की और शाम को मेरे लिए बनाई गई वायलेट सूट आ गई। मैंने उसके डिजाइन को छुआ और पूछा, ये तो सॉन्ग जिंगनियन की सूट जैसी है ना? उसने कहा, हाँ और नहीं भी। ये मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सिली थी। जब मैंने डिजाइन बनाया था तो दिमाग में सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। सॉन्ग जिंगनियन वाली कोट फैक्ट्री से बनी थी, पर यह मेरी मोहब्बत से बनी है। चलो मैं तुम्हें आयसी पहनाती हूं। मैंने जब वो सूट पहनी तो भले ही मैं देख नहीं सकता था, पर उसके कपड़े की नरमहट और बाई निंगबिंग की उंगलियों का स्पर्श मुझे बता रहा था कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। हम दोनों ने उस छोटे से लकड़ी के घर में लैवेंडर की खुशबू के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर जन्म जन्म साथ निभाने की रश्मि कसम खाई, ये जानते हुए भी कि हमारे पास अब सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे। लिन डॉक्टर ने भरी आवाज में बताया कि लू जियानिंग एक फार्मेसी का पागल साइंटिस्ट है। उसकी मां की मौत अमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS मस्कुलर डिजीज की वजह से हुई थी। इसलिए उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि वो इस बीमारी की दवा ढूंढ सके। लैबोरेटरी शुरू करने के बाद पैसे और लोगों की कमी की वजह से उसने अपने सेज बेटे पर ही ड्रग ट्रायल कर डाला, जिसकी वजह से उसका बीटा कोमा वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स के लिए सबसे ज्यादा जिंदा लोगों की जरूरत होती है। 3 साल पहले जब तुम्हें अर्जेंट दिल की जरूरत थी, तो उसने इसी मौके का फायदा उठाया और मेरे सामने एक शर्त राखी कि मैं खुद अपनी मर्जी से उसके ह्यूमन ड्रग ट्रायल का हिस्सा बनूं। 3 साल टकस लैबोरेटरी के ट्रायल्स ने और उन अनजान दवाओं ने मिया प्योर जिस्म को अंदर से तबाह कर दिया था। मेरे सारे अंदरूनी अंग फेल हो चुके थे और मैं इस ट्रायल्स के काबिल नहीं बचा था। इसलिए लू जियानिंग ने मुझे लैबोरेटरी से निकल दिया था। पूरी बात सुनकर पास खड़ा सॉन्ग जिंगनियन भी डांग रह गया। उसने सोचा नहीं था कि सच इतना खौफनाक होगा, और मेरा बाई निंगबिंग के लिए प्यार इस हद तक गहरा था कि मैं उसकी जान के बदले अपनी जान डीन को तैयार हो गया। बाई निंगबिंग का दिल जैसे किसी अनजान हाथ ने जोर से खींचा हो, यूं सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मेरा छोटा सा कियाओयू उसके लिए इतना सब कुछ झेल रहा था, और वो उससे गुस्से में आकर उसे जलील करती रही, सताती रही। वो खुद से नफरत करने लगी, पर उससे पहले उसे मेरा बदला लेना था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बिल्कुल झन्नाई हुई थी। उसने कहा, लू जियानिंग, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लू जियानिंग को जब 22 टेक्नोलॉजी से इनविटेशन मिला तो वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लेकर मिलने पहुंच गया। 22 टेक इस बार उन्हें लैबोरेटरी के लिए 10 बिलियन रुपीस डोनेट कर रही थी। लू जियानिंग बहुत खुश था कि अब वो इस बीमारी की दवा जरूर बना लेगा और उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। बस इस बार मीटिंग उनके ऑफिस में नहीं बल्कि बाई निंगबिंग के घर पर थी और सिर्फ उसे अकेले बुलाया गया था। खुशी के मारे उसने इस अजीब बात पर ध्यान नहीं दिया। बाई निंगबिंग ने कहा, लू डीन, तकल्लुफ मत कीजिए, आईसी अपना ही घर समझिए। लू जियानिंग ने कहा, बाईजोंग, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे इंस्टीट्यूट को इतना बड़ा डोनेशन दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और उसने अपना ग्लास एक बार में खाली कर दिया। बाई निंगबिंग ने कहा, गुबार की बात ना करो। अगर उस वक्त आपने अपने बेटे का दिल मुझे ना दिया होता तो आज मैं यहां ना होती। लू जियानिंग बोला, हम तो डॉक्टर हैं, किसी की जान बचाना तो हमारा फर्ज है। तभी बाई निंगबिंग ने अपना ग्लास जमीन पर दे मारा। उसने गुस्से में कहा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आप।
क्या एक जिंदा और तंदुरुस्त इंसान पर ड्रग ट्रायल्स करना ही आपका फर्ज होता है? लू जियानिंग उसके इस बर्ताव से डर गया और उसे गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने खड़े होकर कहा, बाई ज़ोंग, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही है। लगता है आज कॉन्ट्रैक्ट पर बात नहीं हो पाएगी। मैं चलता हूं। पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा बाहर से लॉक था। साथ ही उसके जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बाई निंगबिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। लू जियानिंग ने गिजड़े ह्यू कहा, बाई ज़ोंग, कोई गलत फहमी हुई है। बाई निंगबिंग ने कहा, गलत फहमी? लू जियानिंग, जब तुमने अपने बेटे का दिल डीन के बदले कियाओयू को अपनी लैब में 3 साल तक तड़पाया, तब क्या वो गलत फहमी थी? लू जियानिंग को सब याद आने लगा कि कैसे पैसे और क्लिनिकल डेटा की कमी की वजह से उसकी रिसर्च रुकी हुई थी। और तभी एक लड़का उसके सामने घुटनों पर बैठकर रो रहा कि उसके कोमा में गए बेटे का दिल उसकी गर्लफ्रेंड को दे दे और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। लू जियानिंग ने तभी उसके सामने ट्रायल बनने की शार्ट राखी थी और कुछ वक्त पहले जब उसके सारे अंग फेल हो गए तो उसने उसे निकल दिया था। लू जियानिंग ने कहा, बाई ज़ोंग, वो अपनी मर्जी से ट्रायल बना था, मैंने जबरदस्ती नहीं की थी। बाई निंगबिंग चीख कर बोली, वो तैयार था पर मैं नहीं थी। मैं मर जाना पसंद करती पर उसकी जान की कीमत पर नहीं। लू जियानिंग ने कहा, बाई ज़ोंग, रहम कीजिए। बाई निंगबिंग बोली, मैंने तुमसे रहम मांगी, पर क्या तुमने मेरे कियाओयू पर रहम किया? लू जियानिंग ने कहा, मुझे नहीं पता था वो आपके लिए इतना कीमती है, वरना मेरी क्या औकात की मेन यूज हाथ भी लगाता। आपका बिजनेस इतना बड़ा है, आप मेरी इस सस्ती जान के लिए अपनी बाकी की जिंदगी क्यों खराब कर रही है? बाई निंगबिंग ने कहा, आज तू जो भी कह ले, तेरी मौत टाई है। तभी दरवाजा खुला और सोंग जिंगनियन ने अंदर आकर बाई निंगबिंग को रोक लिया। निंगबिंग, गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाओ। लू जियानिंग ने जो किया उसकी सजा कानून उसे देगा, तुम खुद को मत फंसाओ। बाई निंगबिंग ने रोट ह्यू कहा, जिंगनियन, तुम समझ क्यों नहीं रहे? कियाओयू ने मुझे बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में डाल दिया और मुझसे सच छुपाया ताकि मेन यूज नफरत करूं। वो मरने वाला था, फिर भी उसने अपना कॉर्निया मुझे दे दिया और खुद चुपचाप चला गया। वो मुझसे इतना प्यार करता था और मैं बेवकूफ यहां दूसरों के साथ शादी की तैयारियां कर रही थी। वो मेरे लिए इतना पागल था, तो अगर मैं उसके लिए एक बार पागल हो जाऊं तो क्या गलत है? जिंगनियन ने समझाया, निंगबिंग, गु कियाओयू ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि तुम जिंदा रह सको। उसकी इस कुर्बानी को जाया मत करो। बाई निंगबिंग बोली, वो जिंदा है तो ही मेरा जीना बनता है। जिंगनियन ने कहा, निंगबिंग, क्या तुम मरने के बाद जहन्नम में जाकर गु कियाओयू से हमेशा के लिए अलग होना चाहती हो? बाई निंगबिंग ने पूछा, क्या सच में अगला जन्म होता है? इस जन्म में तो सिर्फ दुख और पछतावा ही मिला। क्या मैं अगले जन्म में उसके साथ रह पाऊंगी? जिंगनियन ने कहा, हाँ, जरूर होता है, और गु कियाओयू जैसा अच्छा इंसान तो जन्नत में गया होगा। बाई निंगबिंग ने जमीन पार बेहोश पड़े लू जियानिंग को देखा और गार्ड्स को बुलाकर कहा, आईएससी हॉस्पिटल ले जाओ और सिर्फ इसकी जान बचा कर रखो। इसके बाद बाई निंगबिंग ने आस लैबोरेटरी को पूरी तरह तबाह कर दिया और वहां की सीसीटीवी फुटेज देखी जहां मैंने 3 साल गुजारे थे। पहले दिन जब मैं वहां गया था तो मैं बिल्कुल वही मासूम और हेस्ट हुए चेहरे वाला लड़का था जिसे वो जानती थी, पर वहां के स्टाफ ने मुझे इंसान नहीं बल्कि एक सैंपल समझा। वो रोज मेरा खून निकलते, मुझे दवाओं के डोज देते और चेकअप करते। रोज नए डेटा के लिए मुझे दवाएं दी जाती, पर किसी ने मेरे दर्द पर ध्यान नहीं दिया। दवाओं के असर से मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और मेरी ताकत खत्म हो रही थी। आखिरी दिनों में जब मेरे अंग फेल हो रहे थे, मैं दर्द से जमीन पर तड़प रहा था। पारस हालत में भी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, निंगबिंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निंगबिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बाई निंगबिंग ने स्क्रीन पर मियरस छोटे से चेहरे को छुआ और रोने लगी कि काश वो मेरा दर्द बांध सकती।
वो खुद को कोस रही थी कि जब मैं उसके सामने आया था तो उसने मेरी हालत पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो सिर्फ अपना गुस्सा निकलती रही, मुझे जलील करती रही ताकि मैं पछतावा दिखाऊं। पारयूज अब समझ आया कि मेरा वो रूखा बर्ताव सिर्फ मेरे प्यार को छुपाने का एक नाटक था। बाई निंगबिंग उस छोटे से रूम में गई जहां सिर्फ एक बेड था और कोई खिड़की नहीं थी, जहां मैंने 3 साल काटे थे। वो उस बेड पर लेट गई और खुद को समेट कर रोने लगी, जैसे वो अब भी मेरी गर्मी और मेरे उस अधूरे प्यार को महसूस कर सकती हो। वो बोली, कियाओयू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने हमारे पुराने दिन आने लगे, जब हम 18 साल के ह्यू थे और ह्यूम ऑर्फनेज छोड़ना था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं अपना बैग लेकर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और मैंने कहा था, निंगबिंग, मैं बचपन से यहां रहा हूं, यही मेरा घर था। अब मुझे लग रहा है जैसे मुझे फिर से छोड़ दिया गया है। मेरा दिल बहुत उदास है। बाई निंगबिंग ने थोड़ा हिचकिचेत ह्यू मेरा हाथ पकड़ा और कहा था, मैं हूं ना, मैं भी तो तुम्हारा परिवार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसका हाथ छोड़ते हुए मजाक में कहा था, सब कहते हैं लड़कियां लड़का मिलते ही दोस्तों को भूल जाती है। कल ही तो स्कूल के उस लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया था। उसने कहा, मैंने मना कर दिया ना। मैंने मुंह फट ह्यू कहा, आज एक ने किया, कल कोई और करेगा। कभी ना कभी तो तुम हाँ कह ही दोगी। उस वक्त मैं 18 साल का था और मेरे दिल में उसके लिए बेहद प्यार था, पर मुझे लगता था वो मुझे सिर्फ एक छोटा भाई समझती है, इसलिए मैं डरता था कि कोई उसे मुझसे छीन ना ले। बाई निंगबिंग ने मुस्कुराकर कहा था, मेरे पास एक तारिका है जिसे मैं किसी और के आने पर भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैंने उसके हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, निंगबिंग, तुम सच में बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और मैं गुस्से में जाने लगा। उसने मेरा हाथ खींचा, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा, मुझे नहीं सुनना, तुम कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। तभी बाई निंगबिंग ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, कियाओयू, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए पक्का हो जाए और हम एक ही घर के परिवार बन सके। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने हाँ कह दी। जब हम दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही तो पता चला हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे। उसने मजाक उद्या कि वो तो कॉलेज का वेट कर रही थी, पर मैं पहले ही रो पढ़ने वाला था। मैंने शामिट ह्यू यूज डू हल्के मुक्के मैदा। हमारा पहला किस कॉलेज के लेक के पास क्रिसमस के दिन हुआ था। बाई निंगबिंग पार्ट टाइम जॉब से रात के 12 बजे लौटी थी और मैं गेट पार उसका वेट कर रहा था। उसने गुस्से और प्यार से अपनी स्कार्फ मेयर गले में डाल दी थी और कहा था, मैंने मना किया था ना वेट करने से, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैंने आंखें झुकते हुए कहा, मुझे भी तो तुम्हारी चिंता होती है। मैं भी काम करना चाहता था ताकि उस पर बहुत बोझ ना पड़े, पर उसने कहा था, कियाओयू, मैं जो भी मेहनत करती हूं वो तुम्हारे लिए करती हूं। अगर तुम बीमार पड़ोगे तो मुझे बुरा लगेगा, तुम बस खुश और तंदुरुस्त रहो। तभी बाई निंगबिंग के फोन की घंटी बाजी और वो पुरानी यादों से बाहर आई। असिस्टेंट ने एक्साइटमेंट में कहा, बाई जोंग, मिल गया। कियाओयू का ऐश कहाँ दफनाया गया है, पता चल गया है, वो एआईएक्सएन प्रोविंस में है। मेरी मौत की खबर के बाद उसने हर जगह ढूंढा, पार फ्यूनरल सेंटर वालों ने प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से कुछ नहीं बताया था। थोड़ा दबाव बनाने पर पता चला था कि मैंने लैवेंडर फील्ड्स में ऐश बैरियल चुना था। असिस्टेंट को वहां भेजा गया था और अब पता चला था कि मैं जिंदा हूं। असिस्टेंट ने फोन पर चीख कर कहा, बाई जोंग, वो मारे नहीं है। गु कियाओयू जिंदा है और एआईएक्स सिटी में है। आधे घंटे के अंदर एक प्राइवेट जेट फ्रांस के लिए निकल गया। एआईएक्स सिटी के वुड हाउस के बाहर सु शियान ने आकर मुझे संभाला। कियाओयू जी, आप बाहर आए तो मुझे आवाज क्यों नहीं दी? अगर गिर जाते तो क्या होता? मैंने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बिना किसी फोकस के सामने देखा और कहा, नींद खुली तो सोचा लैवेंडर की खुशबू ले लूं। अब तो मुझे इस जगह की आदत हो गई है, नहीं गिरूंगा।
दरअसल सर्जरी के दौरान मेरा दिल बैठ गया था और डॉक्टर ने मुझे मारा हुआ घोषित कर दिया था। पर जब फ्यूनरल सेंटर वेल बॉडी ले जा रहे थे तो मेरी धड़कन धीरे से वापस आ गई। इस तरह जिंदा बचने पर मुझे कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था मेरी मौत आई है। मुझे नहीं पता था खुदा ने मुझे ये कुछ दिन क्यों दिए हैं। इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया और मैं गिरने लगा। शियान ने मुझे कुर्सी पर बिठाया। क्यों जी, आप बहुत कमजोर हैं, बैठे रहिए। मैंने अपनी जेब से अपना कार्ड निकला और उसके हाथ में दे दिया। शियान, इन दिनों मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है मेरे पास अब बस 1-2 दिन है। इस कार्ड में कुछ 1000 रुपीस है। ये तुम्हारी मेहनत की फीस है। शियान ने हाथ पीछे करते ही कार्ड वापस दे दिया। नहीं कियाऊ जी, आपका ख्याल रखना मेरा काम है और मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। मैंने ये अपनी मर्जी से किया है। मैंने फिर से कार्ड उसके हाथ में थामा दिया। मैं एक ऑर्फन हूं और मरने वाला हूं। मेरे लिए ये पैसे किसी काम के नहीं है। अगर तुम नहीं लेना चाहती तो मेरे मरने के बाद आईएससी बीजिंग के ऑर्फनेज में डोनेट कर देना। शियान ने रोट ह्यू पैसे रख लिए। क्यों जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये पैसे जरूर बच्चों तक पहुंचा दूंगी। वैसे क्यों जी, क्या आपको लगता है मरने के बाद कोई जन्नत में जाता है? मैंने पूछा। ऐसा क्यों पूछा? उसने कहा, मैं एक ड्रामा देख रही थी जहां हीरो मरने से पहले हीरोइन से जन्नत में मिलने का वादा करता है। ऑर्फनेज में ह्यूम सिखाया जाता था कि जो लोग अच्छे होते हैं वो जन्नत जाते हैं। आप जैसे अच्छे इंसान तो जरूर जन्नत जाएंगे जहां कोई दुख और दर्द नहीं होता, सिर्फ खुशियां होती है। पर क्या बाई निंगबिंग के बिना कोई जगह मेरे लिए जन्नत हो सकती है? मुझे नहीं पता। मैं बचपन से ऑर्फनेज में रहा जहां सब कुछ एक जैसा और बेजान था। पर जब 7 साल के उम्र में बाई निंगबिंग वहां आई तो वो सबसे अलग थी। एक रात वो बिस्तर में रो रही थी। मैंने उसका ब्लैंकेट हटकर पूछा कि वो क्यों रो रही है। ऑर्फनेज के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं और रोट नहीं है क्योंकि रोने से कुछ बदलता नहीं। उसने कहा था, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। मैंने कहा, पर उन्होंने तो तुम्हें छोड़ दिया ना। मेरे ख्याल में सिर्फ छोड़े हुए बच्चे ही वहां आते थे। और मेरी इस बात पर वो और जोर से रोने लगी। मैंने थक कर अपनी सबसे प्यारी कैंडी निकाली और उसके मुंह में डाल दी। तब जाकर उसका रोना रुका। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। बाद में पता चला उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर, इसलिए वो हम जैसे छोड़े हुए बच्चों जैसी नहीं थी। पर परिवार ना होने के माने में हम एक थे। वो मुझे बाहर की दुनिया की बातें बताती और मैं उसकी बातों में खो जाता। 11 साल तक हम एक दूसरे का सहारा रहे। 18 साल की उम्र में मैंने यूज प्रपोज किया और हमने एक हाई कॉलेज में एडमिशन लिया। 3rd ईयर में उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से पैसे कमाए और एक छोटा सा घर खरीदा, जहां हमने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह अपनाया। हमने सोचा था ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे और 2 बच्चे होंगे, एक प्यारी सी फैमिली होगी। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 15 साल के साथ में मेरी जिंदगी का हर पाल सिर्फ उसी के नाम था। अगर जन्नत में वो नहीं होगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं इस ड्रामा के हीरो जैसा बनना चाहता था जो वादा करके गया, पर मैंने तो उसे अपनी मौत की खबर तक नहीं दी। वो नहीं जानती मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। क्यों जी, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने जल्दी से आंसू पूछे। कुछ नहीं, हवा से आंख में कुछ चला गया। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। शियान ने मेरा झूठ पकड़कर भी कुछ नहीं कहा। वो जानती थी मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूं। क्यों जी, मैं आपको कुछ न्यूज सुनती हूं। ये हमारा रोज का रूटीन था क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। उसने फोन निकला और पढ़ने लगी। एक पति पत्नी लॉटरी के पैसे बांटने के चक्कर में आपस में लैड पड़े। एक लड़के को इंटरनेट पार गर्लफ्रेंड मिली, पर मिलने पर पता चला वो उसके रूममेट के मां है। एक चोर ने पैसे चुराए पर दूसरे चोर ने उससे चुरा लिए तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। उसने कई न्यूज पढ़ी पर मैंने बस एक झूठी मुस्कुराहट दी। मेरा मन आज बहुत भारी था। क्यों जी, क्या आप ठीक हैं? कहीं दर्द हो रहा है? मैंने कहा, नहीं,
बस रात को नींद नहीं आई। सच तो ये था कि मैं रात भर जाग रहा था क्योंकि आज बाई निंगबिंग और सोंग जिंगनियन की शादी थी। मेरी सबसे प्यारी लड़की किसी और की होने जा रही थी। तो आप अंदर चलकर आराम कर लीजिए, मैंने मना किया और हिम्मत करके कहा। शियान, क्या तुम मुझे आज की बाई निंगबिंग और सोंग जिंगनियन की शादी का लाइव स्ट्रीम सुना सकती हो? उसने हैरान होकर पूछा। आप उनकी शादी का लाइव क्यों सुनना चाहते हैं? मैंने कहा, मैंने सुना था बहुत महंगी शादी है, करोड़ों का खर्चा हुआ है, तो बस सुनना चाहता हूं कि अमीर लोग कैसे शादी करते हैं। मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सु शियान ने एक इन्फ्लुएंसर का लाइव चैनल लगाया और वॉल्यूम फुल कर दी। वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको देश की सबसे महंगी शादी दिखा रहा हूं। बाई निंगबिंग के पार्टनर को लैवेंडर पसंद है, इसलिए पूरा थीम वायलेट रंग का है और लाइट्स भी क्रिस्टल वायलेट है। मेन बेड ध्यान से सुन रहा और दिमाग में उस शादी का नशा बन रहा था। 1 घंटे बाद दुल्हा सोंग जिंगनियन स्टेज पार आया। दोस्तों, दुल्हा आ गया है, दुल्हन भी आती ही होगी, लाइव पार बेन रही है। पर ये क्या? दूल्हे ने वायलेट की जगह एक साधा व्हाइट सूट पहना है। सोंग जिंगनियन ने माइक हाथ में लिया और गेस्ट से कहा, आप सबका यहां आने के लिए शुक्रिया, पर मेहमानों, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आज की ये शादी कैंसिल की जाती है। ये सुनते ही हर तरफ शोर मच गया। रिपोर्टर चिखने लगा, शादी कैंसिल? ये तो बहुत बड़ा धमाका है। क्या दूल्हे ने धोखा दिया या दुल्हन भाग गई? मैं भी धंध रह गया कि उनकी शादी क्यों टूट गई। सोंग जिंगनियन ने माइक पार कहा, यह फैसला हम दोनों का मिलकर है। हमारे लिए शादी एक पवित्र चीज है और हम बिना प्यार के इस रिश्ते में नहीं बंधना चाहते, इसलिए हम इस गलती को यही रोक रहे हैं। आप सब इस पार्टी को दोस्तों के मिलन की तरह एंजॉय कीजिए, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। एक रिपोर्टर ने पूछा, सोंगगोंगजी, अगर ये फैसला दोनों का था तो बाइजोंग यहाँ क्यों नहीं है? उन्होंने आपको अकेले क्यों छोड़ दिया? दरअसल रात को ही बाई निंगबिंग ने यूज फोन पर बता दिया था कि वो फ्रांस जा रही है। गु कियाओयू को ढूंढने और शादी कैंसलेशन का नोटिस वो खुद हैंडल करेगी ताकि सारी बदनामी उस पर आए। पार सोंग जिंगनियन ने मना कर दिया और कहा कि वो इस प्यार के आखिरी फर्ज को निभाएगा, इसलिए उसने अपना पसंदीदा व्हाइट सूट पहना था ताकि एक तरफा ही सही वो उसे अपनी दुल्हन मान सके। वो जानता था मेरा प्यार उसके प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने रिपोर्टर से कहा, मुझे लगता है मेन आईएसी हैंडल कर सकता हूं और निंगबिंग के पास इस वक्त अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए मैं उसके साथ हूं। उसके परिवार ने भी स्टेज पार आकर उसका साथ दिया और सोंग जिंगनियन ने दिल से दुआ की कि बाई निंगबिंग मुझे ढूंढ ले और हम दोनों फिर कभी अलग ना हो। लाइव स्ट्रीम खत्म हुई तो सु शियान बोली, ये सोंगगोंगजी कितने अच्छे हैं, दुल्हन के बदलने पर भी उसका साथ दे रहे हैं। लगता है बाई निंगबिंग हाई धोखेबाज निकली। मेरा दिमाग सुन था कि उनकी शादी क्यों टूटी। क्या उसे सच पता चल गया? कियाओयू जी, आप सुन रहे हैं? मैंने पूछा। क्या कहा? उसने कहा, मैं कह रही थी वो लड़की जरूर धोखेबाज है। तभी सु शियान अचानक चीख उठी। मैंने पूछा, क्या हुआ शियान? सु शियान सामने खादी औरत को देखकर हैरान थी, जिसका जिक्र वो अभी बुरी तरह कर रही। इसे पहले कि वो कुछ बोलती, उस औरत ने आगे बढ़कर मुझे जोर से अपने गले से लगा लिया। मुझे लगा वो सु शियान है, पर उसकी खुशबू अलग थी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसने मुझे और जोर से जद लिया। मेरे अंधेपन की वजह से मैं बहुत डर गया था। मैंने जैसे ही खुद को छुड़ाना चाहा, मुझे अपनी गर्दन पार गर्म आंसू महसूस हुए। मेरी रूह ने तुरंत पहचान लिया, वो बाई निंगबिंग थी। निंगबिंग, उसने रोट ह्यू कहा। कियाओयू, मैं हूं। मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ आ गया कि उसे सब पता चल चुका है। मैं डर के मारे पीछे हटा और भागने लगा। नहीं, तुम यहां नहीं हो सकती। पर 2 कदम चलते ही मैं जमीन पर गिर गया। बाई निंगबिंग ने लपट कर मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज में बेइंतहा दुख था। कियाओयू,
तुम कब तक मुझे खुद से दूर भगाओगे? मैंने रोट ह्यू पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें तो बेजिंग में अपनी शादी में होना चाहिए था, सॉन्ग जिंगनियन के साथ। उसने चीख कर कहा, कियाओ यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने एक दिन भी तुमसे नफरत नहीं की, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैंने कहा, पर मैं मरने वाला हूं। निंगबिंग, मैं अब नहीं बचूंगा। मैं नहीं चाहता था वो मुझे मरते हुए देखे और जिंदगी भर पछताए। उसने मेरे चेहरे को पकड़कर आंसू पूछे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं दुनिया के सबसे बेड डॉक्टर को बुलाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे। उसने मुझे खींचकर कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर भरी। इनकी हालत बेहद खराब है, सारे अंग डैमेज हो चुके हैं और किसी अनजान दवा के साइड इफेक्ट्स हैं। ये अब तक जिंदा है, यही एक चमत्कार है। बाई निंगबिंग ने रिपोर्ट छीन ली। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास बहुत पैसा है, जो चाहिए वो करो, पार आईसी ठीक करो। डॉक्टर ने कहा, माफ कीजिए बाई जियाओ जी, इनका शरीर अब जवाब दे चुका है। ये कुछ हाई दिनों के मेहमान हैं। मैंने बेड से अपना हाथ बढ़ाया। निंगबिंग, यहां आओ। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। निंगबिंग, मुझे घर ले चलो। मुझे पता है मेरी हालत क्या है। अब डॉक्टर को परेशान मत करो। उसने रोट ह्यू कहा, नहीं कियाओ यू, तुम ठीक हो जाओगे। हम दूसरे हॉस्पिटल चलेंगे। मैंने कहा, मुझे हॉस्पिटल में नहीं मरना, मुझे अस्वुड हाउस में ले चलो। मेरी जिद के आगे वो हार गई और हम वापिस लैवेंडर फील्ड के पास आ गए। रास्ते भर वो मुझे ऐसे जद कर बैठी थी जैसे मैं अभी गायब हो जाऊंगा। मैंने उसके गाल को छुआ। निंगबिंग, डर मत। उसने रोटी हुई आवाज में कहा, कियाओ यू, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगाई? मैं मर जाती पर तुम इस हालत में ना होते। मैंने पूछा, निंगबिंग, अगर 3 साल पहले मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? उसने सोचा और समझ गई कि वो भी यही करती, क्योंकि हमारा प्यार अपनी जान से बढ़कर था। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम जैसी बेवकूफ नहीं हूं। मैं किसी और से शादी करके तुम्हें भूल जाती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम कितनी बुरी हो। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी ना बचता। उसने रोट ह्यू कहा, हाय, तुमने मुझे क्यों बचाया? पर कियाओ यू, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मैंने कहा, निंगबिंग, मेरी एक आखिरी बात मानोगी? मेरे मरने के बाद तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारोगी। मैं तुम्हें 3 साल का वक्त देता हूं, पर उसके बाद तुम सॉन्ग जिंगनियन से शादी करोगी और अपनी फैमिली बनाओगी। ये सुनकर उसकी आंखें फट गई। तुम कितने जालिम हो कियाओ यू, मुझे मरते देखकर किसी और के साथ देखना चाहते हो। मैंने उसका हाथ दबाया। निंगबिंग, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हें हाँ कहना होगा। उसने रोट ह्यू मेरा हाथ चूम लिया, पर अंदर से उसने फैसला कर लिया था कि वो मेरे साथ हाई इस दुनिया से चली जाएगी। कियाओ यू, मैं तुम्हारे हर वादा पूरा करूंगी। तुम्हारे बिना मैं एक पाल भी नहीं रहूंगी। मैंने सोचा मैंने उसे मना लिया, पर मैं उसके दिल का हाल नहीं जानता था। हम जब घर पहुंचे तो उसने मुझे उतरने की कोशिश की, पर मैं गुस्से में आकर खुद उतर गया। वो मुझे बेड पार ले गई और बैठा। मैंने गुस्से में सू शियान को पुकारा, पर बाई निंगबिंग ने बताया कि उसने उसके लिए होटल बुक कर दिया है और अब इस घर में सिर्फ हम दोनों हैं। वो पानी लेकर आई। मेरा चेहरा साफ करने पर मैंने गुस्से में बर्तन गिरा दिया। उसने बिना गुस्से के सारी सफाई की और फिर से पानी लेकर आई। जब उसके हाथ मेरे हाथ की छोटी लाल निशानों पर पड़े तो उसे याद आया कि कैसे उसने मुझे जलील किया था। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और मेरे हाथ को चूमने लगी। कियाओ यू, मुझे माफ कर दो। मैं जलन और गुस्से में पागल हो गई थी। मेनन 3 सालों में हर पल तुम्हें याद करती थी, पर तुम्हारा वो झूठ मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन गया था। जब तुम वापिस आए और पैसे मांगे तो मुझे लगा तुम बादल गए हो और मैंने तुम पर जुल्म किए। कियाओ यू, हमारे पास वक्त नहीं है, प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो। मैंने उसके आंसू पहचाने और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। निंगबिंग, किस्मत ने हमारे साथ खेल खेला है।
मैंने मौत को हराकर तुम्हारी जान बचाई। प्लीज मेरी इस जीत को मत हरो, तुम जियोगी मेरे लिए। वो मान गई, पर सिर्फ मुझे तसल्ली डीन के लिए। हम 3 साल बाद पहली बार एक दूसरे के गले लगकर सोए। मैं गहरी नींद में था, पर वो हर कुछ देर में मेरी धड़कन चेक करती रही कि कहीं मैं चला ना जाऊं। सुबह जब मेरी आंख खुली, उसने मेरे माथे पार किस किया। ये वही जिंदगी थी जो मैंने हमेशा चाही थी, अपने प्यार के बाहों में सुबह उठना। अगर कल मौत भी आ जाए तो मुझे गम नहीं था। मैंने जब वो सूट पहनी तो भले ही मैं देख नहीं सकता था, पर उसके कपड़े की नरमहट और बाई निंगबिंग की उंगलियों का कांपता हुआ स्पर्श मुझे बता रहा था कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पैड रही थीं और उसके हाथ धीरे धीरे मिया जैकेट के बटन्स को बंध रहे थे। हम दोनों ने उस छोटे से लकड़ी के घर में लैवेंडर की खुशबू के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर जन्म जन्म साथ निभाने की रश्मि कसम खाई, ये जानते हुए भी कि हमारे पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। शादी की रस्में पूरी होने के बाद हम दोनों बेड पार लेट गए। मैं बेहद ताक हुआ था। दवाओं का असर और टूटता हुआ जिस्म मुझे गहरी नींद की तरफ खींच रहा था। मैंने उसे अपने पास खींचकर अपने सीने से लगा लिया। 3 साल के लंबे दर्द और फैसलों के बाद ये पहली रात थी जब हम इस तरह एक दूसरे के गले लगकर सो रहे थे। मैं गहरी नींद में चला गया, पर निंगबिंग सो नहीं सकी। वो पूरी रात हर कुछ देर में अपना हाथ मेरे सीने पर रखती, मेरी चलती हुई सांसों को गिननी और मेरी धड़कन चेक करती रही, इस डर से कि कहीं मैं यूं सोते में ही छोड़ कर ना चला जाऊं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे उसके नर्म होंठों का स्पर्श अपने माथे पार महसूस हुआ। उसने मुझे जागते देखकर मेरे माथे पर एक प्यारा सा किस किया। सूरज की पहली किरण झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी बाहों में खुद को और समेट लिया। ये वही जिंदगी थी जो मैंने हमेशा चाही थी, अपने प्यार के बाहों में हर सुबह उठना। अब अगर कल मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं था। दिन ढलने तक मेरी तबीयत अचानक तेजी से बिगड़ने लगी। मेरे जिस्म की बची कुची ताकत भी जवाब दे गई। मेरी सांसें उखाड़ने लगी और मेरे सीने में एक बेहद तेज असहनीय दर्द उठा। बाई निंगबिंग को फौरन समझ आ गया कि अब वक्त खत्म हो चुका है, हमारा आखिरी पाल आ गया है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, पर उसने खुद को संभाला। उसने मुझे अपनी बाहों में इतना कास के दबोचा जैसे वो मौत के फरिश्ते से मुझे छीन लेना चाहती हो। उसने मुझे एक आखिरी सबसे गहरा हक किया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके आंसू मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। कियाओयू, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, वो रोती हुई आवाज में चीखी। मैंने अपनी बची कुची आखिरी सांस को इकट्ठा किया और बेहद नर्म आवाज में उसके कण के पास कहा, निंगबिंग, रोना मत। मैंने मौत को हराकर तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम जियोगी मेरे लिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पाल मेरी धड़कन हमेशा के लिए रुक गई। मेरा हाथ बेजान होकर उसके कंधे से नीचे गिर गया। जैसे ही मेरी सांस रुकी, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। एक पाल में सारा अंधेरा गायब हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं और निंगबिंग एक बेहद खूबसूरत अनंत पर्पल फ्लावर्स लैवेंडर के गार्डन में खड़े थे। वहां ना तो कोई बीमारी थी, ना अंधेरा और ना ही मौत का डर। आसमां हल्का वायलेट रंग का था और चारों तरफ सिर्फ सुकून था। बाई निंगबिंग वहां मेरे सामने खादे थी, दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल मासूम और हंसता हुआ चेहरा लिए। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने मेरा हाथ थामा। कियाओयू, देखो हम कहां आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था। मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलेट हुए कहा, निंगबिंग, किस्मत ने हमारे साथ भले ही खेल खेला हो, पर हमारी मोहब्बत जीत गई। अब ह्यूम जुदा करने वाला कोई नहीं है। इस पर्पल गार्डन में, इस खुशबू के बीच हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे।
हम दोनों ने उस अनंत जन्नत में एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए अनवायलेट फूलों के बीच खो गए, जहां वक्त रुक गया था और हमारा प्यार अमर हो चुका था।